हेलो दोस्तों, मैं लॉलेस श्रीवास फिर से एक बार लॉलेस मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 3D आयतन बेस्ड है ना। बहुत दिनों से मांग चल रहा था कि आयतन से रिलेटेड जो चैप्टर है उनको लाया जाए और नए नए सवाल कराया जाए। तो आज के हम क्लास में कंप्लीट एक एक चीज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जितने भी सवाल व्यापम द्वारा पूछ रहा है, जिस पैटर्न में पूछ रहा है, तो जहां से भी सवाल पूछे उन छोटे छोटे चीजों को भी हम आज के क्लास में पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं। क्लियर है? तो आज हमारा जो चैप्टर है आयतन, आयतन में हम क्या क्या देखेंगे और आयतन एक्चुअल में किन चीजों का निकाला जाता है, इन पर बात करेंगे। दोस्तों एक चीज आप देखे होंगे, एक होता है आपके लिए 2D, है ना भाई। एक होता है 2D आकृति और एक होता है हमारे पास 3D आकृति। ठीक है, आप फिल्मों में भी देखे होंगे 2D और 3D क्या होता है। जो फ्लैट आपके पास जो पिक्चर लग जाता है वो 2D में होता है। वहीं पर हम कोई यदि मान लो 3D फिल्म देखना रहता है तो पोलराइड के चश्मा पहनते हैं, है ना। और वहां पर ऐसा लगता है 3D में कि हर चीज, हर एक घटना हमारे आंखों के सामने घटित हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। क्लियर है? तो 3D कहने का मतलब ये होता है कि जब आपको लंबाई, चौड़ाई और साथ में ऊंचाई भी दिखाई देने लगे तो वो क्या होता है, 3D होता है। क्लियर? तो जैसे आपके पास क्रिकेट का गेंद, वो 3D आकृति में होता है। ईंट ईंट जो होता है वो भी आपके पास 3D आकृति में होता है। जो घर होता है वो हमारे पास 3D आकृति में होता है। 2D क्या क्या होता है भाई? तो 2D उन आकृतियों को कहा जाता है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, जिसकी ऊंचाई नहीं होती, वो आपके लिए क्या होता है, 2D होता है भाई। जैसे हम कहेंगे एक किताब का एक केवल पेज की बात करें तो किताब का एक केवल जो पेज होता है ना दोस्तों। एक किताब के यदि मैं पेज की बात करूं तो किताब का जो पेज होगा वो हमारे लिए किसका काम करता है, 2D का काम करता है। जैसे इस पेज की बात करूं तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि एक इसकी चौड़ाई है और एक इसकी लंबाई है, लेकिन इसकी मोटाई इतना कम है कि मैं इसको मोटाई के रूप में मान ही नहीं सकता। तो ये क्या होगा, मेरे लिए 2D का काम करेगा। लेकिन यदि मैं पूरे किताब के बारे में बात करूं तो आप एक निश्चित रूप से कह सकते हो कि भाई ये चलो, ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो इसकी कुछ तो अपनी मोटाई है जिसको मैं ऊंचाई का नाम दे रहा हूं। समझ रहा है? तो ये क्या होता है, 3D, जिसमें हम तीनों विमा को एक साथ देख पा रहे हैं। लंबाई भी दिखाई दे रहा है, चौड़ाई भी दिखाई दे रहा है और साथ में उसकी ऊंचाई भी दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होगा, हमारे लिए 2D 3D होगा दोस्तों। तो 3D आकृति में हम घन देखेंगे, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। ये आपकी जो आकृति है और सिलेबस में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम आज की क्लास को देखने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले होता है घन। क्यूब क्या होता है भाई? तो क्यूब, हम क्यूब के बारे में इतना जानते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब के सब क्या हो जाए, बराबर हो जाए, है ना। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी जो आपके पास विमा है वो सब के सब बराबर हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है, उसी को भाई घन के नाम से जानते हैं, क्यूब के नाम से जानते हैं। एक घन में कुल 8 गुना होता है दोस्तों। इस चीज को भूलना नहीं है क्योंकि व्यापम द्वारा इन्हीं चीजों को, है ना, आधार बनाकर बार बार सवाल दिए जा रहा है, बार बार सवाल दिए जा रहा है। हमको यही पता नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा फिर। क्लियर है? तो मैं बता रहा हूं ना, एक घन में कुल 8 कोना होता है। कौन कौन सा भाई? ये 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4, 5, 6, 7 और ये वाला 8 कोना हो गया, 8 कोना। यदि मैं घन में कुल किनारों की बात करूं तो किनारे कितने होंगे, तो आप कहोगे कि ये 1 किनारा, ये 2 किनारा, ये 3 किनारा और ये 4 किनारा, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11 और ये हो जाएगा दोस्तों आपके लिए 12। तो कुल किनारों की संख्या कितना होता है, तो याद रखना 12 किनारा होता है। एक घन में फलक या सतह कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एक घन में कुल 6 सतह होते हैं। ठीक है, कितने सतह होंगे, 6। कौन कौन से भाई? तो मैंने कहा ये एक, जैसे आपके पास घर की बात करूं तो घर में एक दीवार, 2, 3 और ये 4 दीवार, 4 ही दीवार का घर होता है ना। एक ऊपर का छत 5 और नीचे वाला तली आपके पास 6। ये सब के सब क्या है, सतह है या फलक है। तो हम कह सकते हैं कि एक घन में कुल कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। एक चीज और याद रखना, एक घन में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी भुजा जो होती है दोस्तों वो हमेशा विकर्ण होती है। मतलब एक किनारे से यदि हम दूसरे किनारे पर, एक कोने से दूसरे कोने में यदि हम मान लो कोई बांस डालें या कोई छड़ डालें तो उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। क्लियर है? तो याद रहना चाहिए कि भाई एक घन में 6 फेसेस होता है, 12 एज होता है और 8 आपके पास वर्टिसेस होता है, मतलब कोना होता है। क्लियर दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, इन डाटाओं को बिल्कुल लिख लेना। ठीक है, लिख ही लेना भाई। आगे बढ़ते हैं।
अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं कि भाई आखिर घन के कौन कौन से फार्मूला हो सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। मतलब एक ही भुजा, मतलब हमारे पास ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, क्योंकि हमको पता है कि एक घन में उसके सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको पता है कि भाई बराबर होते हैं, ये भी ए है, ये भी ए है, ए भी है। तो मैं कह सकता हूँ लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, और ये सब किसके बराबर हो गए, तो आप कहोगे भाई ए के बराबर हो गया। लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, और उसकी ऊंचाई भी ए है, मतलब सब के सब बराबर है। तो तीनों विमाओं का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो ए गुणा ए गुणा ए, तो यही हो जाएगा ए का क्यूब, या इसी को भुजा का घन के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये होता है आपके पास घन के आयतन का फार्मूला। यदि घन के वक्र पृष्ठ का बात करें, हमेशा एक चीज याद रखना, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, इन दोनों चीजों को लेकर बहुत सारे स्टूडेंटों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है भाई, बहुत ज्यादा। कुछ लोगों को लगता है कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ भूल ही जाते हैं। वक्र पृष्ठ मतलब हमेशा याद रखना दोस्तों, वक्र पृष्ठ उस आकृति को कहा जाता है या उस क्षेत्रफल को हम कहेंगे जिसमें तली और छत को शामिल नहीं किया जाता। याद आया, यदि मैं तली और छत को छोड़ दूं तो जो भी सरफेस होगा वो मेरे लिए वक्र पृष्ठ का काम करेगा, और तली और ऊपर वाले छत को भी शामिल कर लिया जाए तो यही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। आए समझ में, मतलब आपके घर में यदि केवल हम दीवारों का क्षेत्रफल निकालना चाहे तो यही तो हमारे लिए वक्र पृष्ठ का काम करेगा, और हम पूरे घर का छत, आपके तली हो गए और चारों दीवारों का क्षेत्रफल शामिल कर ले तो यही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है, याद रखना। तो घन के वक्र पृष्ठ की बात करें तो आप कहोगे कि मुझे ये वाला फलक निकालना है। अब भाई एक घन है, एक रूम है, वो भी कैसा है, घनाकार है, तो उसके सभी क्षेत्रफल, सभी जो दीवार होंगे उसका क्षेत्रफल बराबर होंगे। और आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, आप कहोगे एक स्क्वायर। तो भाई 4 दीवार है आपके पास, तो 4 का गुणा कर दिया गया, तो हो कितने गए आपके पास 4a स्क्वायर, इसलिए क्या लिखा गया है यहाँ पर 4a स्क्वायर लिख दिया गया। यदि मैं घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करूं तो ये 4a स्क्वायर तो हो गया आपके पास चारों दीवारों का। अब एक होगा आपके पास छत का भी और एक होगा तली का भी, मतलब टोटल 2 और शामिल हो गए, तो कितने हो गए आपके पास, तो 4 और 2 को जोड़ देंगे तो यही 6 हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखना, कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों में, ठीक है। तो घन का वक्र पृष्ठ बोले तो क्षेत्रफल क्या होता है, 4a का स्क्वायर, और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला जाए तो 6a का स्क्वायर होता है। घन की विकर्ण की जो लंबाई होगा, जो यहाँ पर इस प्रकार से खींचा जाएगा, इसकी जो लंबाई ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है ये होता है आपके पास a√2 के बराबर होता है। इस फार्मूला को आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर है, क्लियर है। लेकिन एक चीज और दे दिया जाता है, जब मान लो ये अलग चीज है, आयतन के लिए तो नहीं होगा ये, है ना, आयतन के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं घनाभ। अब घनाभ क्या होता है भाई, तो घनाभ में एक चीज आप नोट करना कि जो ईंटा जो होता है, ईंट जिसके बारे में आप सभी जानते हो, घर बनाने के काम आता है ईंट, क्लियर है। तो ईंट का जो शेप होता है वो बिल्कुल हमारे पास घनाभाकार होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वर्ग का 3D देखा जाए तो वही घन बन जाता है, और आयत का 3D देखा जाए तो वही घनाभ बन जाता है। ये आपके पास होता है दोस्तों घनाभ। क्लियर है। घनाभ के बारे में हमको इतना पता होना चाहिए कि घनाभ में भी कुल 8 कोना होता है। कौन कौन से कोना है भाई, तो आप कहोगे ये 1 कोना, ये 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, और ये हो गया आपके लिए 8वां कोना। टोटल कितने कोने होते हैं, 8। आपने रूम में जाकर देखना कितने कोना है, फिर आप डाउट करना। क्लियर है, 8 कोना होते हैं। घनाभ में कुल किनारों की संख्या टोटल कितना होता है, तो इसमें भी 12 होता है। आपके पास ये किनारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 ये हो गया, और ये 10 होगा, ये 11 होगा, और ये टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 12 हो जाएगा। क्लियर है। घनाभ में कुल फलक या सतह की बात करें तो इनकी संख्या टोटल 6 होता है। ये आपके पास है फेस, मतलब फलक, तो ये 1 फलक, ये 2 फलक, ये 3 फलक। 3 फलक दिखाई दे रहा है, और 3 फलक जो होता है दोस्तों वो दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार से 3 और 3 टोटल कितने फलक हो गए, तो आप कहोगे भाई 6 फलक तो हो गए। क्लियर। तो ये चीज आपको एकदम रटे हुए होनी चाहिए कि 6 फलक होते हैं। घनाभ में रखी जा सकने वाली लंबी भुजा उसकी विकर्ण होती है। यदि हम किसी घनाभाकार कमरे में सबसे लंबी छड़ को लगाना चाहे तो छड़ कहाँ लगेगा, तो आप कहोगे नीचे वाले कोने और ऊपर वाले कोने। ऐसे भी हम रखेंगे
तो वो सबसे लंबी छड़ होगी। क्लियर दोस्तों, जिसको हम घनाभ में रख सकते हैं, और वो क्या होता है, हमेशा विकर्ण होता है। आगे भी समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है क्लास? कंटिन्यू बने रहो, आज से हम लगातार क्लास देखने वाले हैं, हर एक क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है? घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है? तो घनाभ में आपके पास जो घनाभ होगा, ये हमारे पास एक घनाभ है, ठीक है, ये घनाभ है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ये हो गया मान लेते हैं ऊंचाई भाई, ठीक है, चलेगा। खैर नाम मैं अजीब अजीब सा दे दिया हूं, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है नाम पर, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्या होता है आपके पास? घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है। घनाभ का वक्र पृष्ठ, अब वक्र पृष्ठ में अभी आपको बताया था कि वक्र पृष्ठ में हमेशा तली और छत को छोड़ दिया जाता है ना। जब हम तली और छत के क्षेत्रफल को छोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? भाई सिंपल सी बात है, आप कहोगे कि क्या मिलेगा, तो आप कहोगे कि ये होगा आपके पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसी को कई बार वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोला जाता है। याद रखना दोस्तों, चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल के नाम से भी हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। क्लियर है? अब हम यदि बात करें कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और आपके पास ऊंचाई गुणा जो लंबाई होगा, ये आपके पास क्या होता है? घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। क्लियर है? घनाभ के विकर्ण का जब फार्मूला निकालना रहेगा तो अंडर रूट, ये पूरे के ऊपर अंडर रूट है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर जो होगा, ये हमारा घनाभ के विकर्ण ज्ञात करने का क्या हो जाएगा दोस्तों? फार्मूला हो जाएगा। क्लियर है भाई? फटाफट कमेंट करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और हम वही चीज पढ़ेंगे जो व्यापम पूछेगा हमसे सवाल, ठीक है। मैं दावा करता हूं कि आपसे एक नंबर तो छूट जाए, एक नंबर छूटने नहीं दूंगा दोस्तों, हर एक सवाल यहीं से फंसेगा, सवाल भी गजब का रहेगा, हर चीज आपको एकदम A1 क्लास में देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं फर्जी टाइप का, कुछ भी बुक से उठाकर पढ़ा रहा हूँ, है ना, आप लोगों को धोखे में रख रहा हूँ कि यही आने वाला है। जब हम देख रहे हैं बार बार 2024 से देखते आ रहे हैं कि भाई एग्जाम के पैटर्न बदल चुका है, उसके बावजूद लोग, है ना, मतलब क्या कहोगे आप उन लोगों को, है ना, हदें पार कर दिए हैं, है ना। तो हम वो सब तो नहीं पढ़ेंगे। ये है तो हमारे पास सिलेंडर या बेलन, बेलन जो रोटी बनाते हो ना ऐसे, है ना, लगभग उसके जो पूंछ वाला हिस्सा होता है जिसको हाथ से पकड़ते वो शामिल नहीं रहता, नहीं तो कुछ और बन जाएगा वो। क्लियर है? तो ये होता है दोस्तों बेलन, ठीक है, जो ड्रम वरम होता है वो। तो इसमें इंपॉर्टेंट केस है क्या भाई, कि बेलन में याद रखना 3 फलक या सतह होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि 3 फलक हो, याद रखना मेरी बात, क्योंकि हम एक फलक को फलक नहीं मानते, तो कई केसों में आपको 2 या 3 सतह ही आपको काउंट करना है। कितने? 2 या 3। क्यों भाई? ये देखो, ये एक सतह हो गया, मानते ऊपर वाला एक सतह है, नीचे वाला आपके पास दूसरा सतह है, लेकिन जो ये सतह है आपके पास, ये सतह नहीं, सतह मतलब समतल होना चाहिए भाई। ये समतल है कहाँ? समतल है नहीं, है ना, ये कर्व्ड फॉर्म में है, थोड़ा घुमा हुआ राउंड फॉर्म में है, इसलिए ये राउंड फॉर्म को लेता है। मान लो एग्जामिनर आपसे राउंड फॉर्म के बारे में भी लेना चाहे कि भाई नहीं मुझे बताओ, वो भी क्या सतह के रूप में लेना चाहता है, तब तो आप कहोगे कि नहीं मेरे पास बेलन में टोटल 3 फलक है, लेकिन वो राउंड शेप को मान लो फलक नहीं मानता, सतह नहीं मानता, उस केस में आपके पास टोटल सतहों की संख्या हमेशा 2 ही होगा दोस्तों, इसको दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना। क्लियर है? यदि मैं बात करूं कि बेलन में कोना कितने होंगे, तो भाई कहां से कोना होगा? कोना मतलब ऐसे होता है कोना, ये दिखाई दे रहा है ना, ये कोना है, मैं कह सकती हूँ ये कोना है। रूम में जो कोना होता है, हम तो नहीं देखे ऐसा कोना गोल वाला, देखे उसको गोल को कोना कहोगे क्या? नहीं ना भाई। तो यहाँ पर कहीं भी कोना दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम कहेंगे इसमें कोनों की संख्या क्या होगा? 0 होगा। बेलन में किनारों की संख्या 2 होता है बोला गया है। अब किनारों की संख्या 2 कौन कौन से भाई? तो ये एक आपके पास एज हो सकता है ना, ये क्या है आपके पास, ये किनारा हो सकता है, ये भी आपके पास किनारा हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन किनारा माने तब, क्योंकि ये भी आपके पास कर्व फॉर्म में है। क्लियर है? कर्व्ड फॉर्म में, घुमा हुआ फॉर्म में, सर्कुलर बेस में है ये, इसलिए इसको जरूरी नहीं कि वो क्या करे कि भाई किनारा मान ले, है ना। नहीं माना उस केस में 0 किनारा होगा, और मानेगा उस केस में आपके पास 2 किनारा होगा। इसको भी कहीं पर लिख लो, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये कहीं मिलने वाला नहीं है दोस्तों। क्लियर है? आया भी समझ में? अब हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, बेलन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है।
कई लोगों को लगता है कि भाई बेलन के आयतन का फार्मूला आखिर आता कहाँ से है। तो एक चीज बताओ दोस्तों, नीचे में जो होगा ये आपके पास वृत्ताकार होगा कि नहीं होगा? होगा भाई। अब आप बताओ वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो मैंने कहा पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये नीचे वाले जो वृत्त है इसका एरिया तो हो गया पाई आर स्क्वायर एच। इसमें एक ऊपर वाला भी तो एक वृत्त है और सेम वृत्त है, तो इसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर एच होगा, क्योंकि इसकी भी त्रिज्या आपके पास आर है और इसमें केवल एक कर्व वाला हमारे पास क्या है? हाइट है। तो हमने क्या किए कि भाई अब हमको तो क्या ज्ञात करना है? आयतन का फार्मूला ज्ञात करना है ना भाई। तो हम एक चीज समझ गए, हमको जब आयतन निकलना रहा तो इसी बेस को हम बेस मानकर क्या कर दिए? उसकी हाइट के साथ गुणा कर दिए। तो पाई आर स्क्वायर और हाइट का जब गुणा किए तो क्या बन गया? ये पाई आर स्क्वायर एच। और यही हो गया दोस्तों हमारे पास बेलन का क्या? आयतन का फार्मूला। आपके पास पाई आर स्क्वायर एच जो होगा ये क्या होगा? हमारे लिए बेलन का फार्मूला हो जाएगा, आयतन का फार्मूला होगा। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब मैं अभी आपको बताऊं कि वक्र पृष्ठ में क्या होता है। तो वक्र पृष्ठ में मैं हमेशा बताऊं कि तली और छत को छोड़ना है। अब मैं इस आकृति में तली और छत को छोड़ूंगा तो आप एक चीज को तो नोट करोगे भाई यहाँ पर कि भाई मैंने तली और छत को छोड़ दिया, इसको मिटा दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तली और छत को छोड़ दूं। तली और छत को छोड़ूंगा इसका मतलब ये है कि मैं एकदम फ्लैश लेना चाहता हूं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से, जिसमें ये वाला पार्ट रंगा हुआ है और ये जो पार्ट है ये पूरा रंगीन पार्ट है, ये इसकी हाइट है। ठीक है, और मैंने कहा ये पूरा खाली है, ऊपर भी खाली है और नीचे वाला तली भी खाली है। तो मेरे लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये केवल ये वाला जो पार्ट है जो रंगीन है यही इसी का ज्ञात करना है। और इसी का जब ज्ञात करना है तो मैं एक चीज तो कहूंगा कि भाई ये पूरा आपके पास कर्व फॉर्म में है, वृत्ताकार फॉर्म में है। जिस फॉर्म में नीचे वाला है उसी फॉर्म में तो हर एक शेप है उसका ऊपर जैसे जैसे जाओगे। तो हम समझ गए कि ये पाई आर तो होना ही था, पाई आर स्क्वायर होना था कि नहीं था नहीं पता, लेकिन पाई आर तो होना ही था क्योंकि हमको वक्र पृष्ठ का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है भाई। क्लियर है? पाई आर। और हमको पता है कि हमको केवल क्षेत्रफल नहीं बल्कि इसका परिधि निकालना है। तो परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर और इसमें इसका हाइट है तो हाइट का गुणा कर दिया है तो क्या हो गया इसका फार्मूला? मैंने कहा 2 पाई आर एच हो गया। अब इसी फार्मूला में हम जब संपूर्ण निकालें मतलब इसका क्षेत्रफल भी शामिल करेंगे, मतलब इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा और इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। तो आप दोनों को जोड़ोगे तो मैं कह सकता हूं कि 2 पाई आर एच में यदि मैं मान लो 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देता हूं तो आप कहोगे 2 पाई आर को कॉमन निकाल लिया जाए तो क्या बच जाएगा? यहाँ पर डबल आर था तो एक आर और यहाँ पर एच तो ये जो होगा फार्मूला हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या बन जाता है दोस्तों? फार्मूला बन जाता है। इतना ही बेसिक चीज है इसमें और कुछ नहीं है। तो जितने भी फार्मूला इनको रटना ही है आपको, कोई भी चीज है ना ऐसे रटना ही है ना, छोड़ना नहीं है बीच में, इसको बिल्कुल रट ही लो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो फिर अब हम बात करते हैं शंकु, कोन, जिसको बोलते हैं आइसक्रीम खाते हो ना कोना, कोन वाला, वही शंकु होता है आपके लिए, ध्यान देना। शंकु में एक या दो फलक या सतह होता है यदि आप मानना चाहो तो। वैसे तो एक ही फलक को वास्तविक फलक माना जाता है। कौन से फलक को भाई? तो जो नीचे वाला फलक होता है, ये जो शेप है इसके जो नीचे वाला ये वास्तविक में फलक है आपके पास। ये वाला ऊपर वाला, ये वाला आपके पास सतह नहीं कह सकते क्योंकि ये राउंड रूप में रहता है, कर्व्ड फॉर्म में रहता है। क्लियर है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सतह नहीं मानते, लेकिन माना जाता है। लेकिन कई बार माना तो ठीक, नहीं मानेगा तो आपको एक मानना है और मान लिया तो दो मानना है। इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है कि शंकु में या तो एक हो सकता है या तो दो फलक होता है। अब डिपेंड करेगा व्यापम किस प्रकार के आपको ऑप्शन दे रहा है वो भी डिपेंड करता है भाई, है ना। मान लो इसको मिलान के रूप में देता है तो वहां पर स्पष्ट कुछ ना कुछ डेटा तो देगा। तो आप डेटा देखकर समझ जाना है कि भाई किसी भी शंकु में या तो एक फलक हो सकता है या तो दो फलक हो सकता है। अब डिपेंड ये करेगा कि कर्वड वाले फॉर्म को लेगा कि नहीं लेगा। ले रहा है तब तो दो फलक है और नहीं ले रहा है तब तो वो एक ही फलक का काम करेगा। क्लियर है दोस्तों? उसी प्रकार यदि मैं शंकु में देखूं, कोने की बात करूं, या तो 0 या तो 1। यदि मान लो इसको ये कोना मानता है, इसको यदि इसको कोना समझता है वो, तो ये क्या होगा, एक कोना तो बनेगा।
एक कोना तो बनेगा, और मान लो उसको कोना नहीं मानेगा तो हम कहेंगे इसको कोने के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि अक्सर कोना ऐसा तो नहीं होता, कोना हमने ऐसे देखे हैं, होता है भाई, कोना कभी भी राउंड शेप में नहीं रहता, लेकिन पर भी लिया तो ठीक, नहीं लिया तो ठीक, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है ना। तो यहाँ पर यही चीज बोला गया है। यदि मैं एज की बात करूं तो एज में भी 0 हो सकता है या 1। यदि मान लो इसको किनारा लेता है ए वाले पार्ट को, तब तो हमारे पास एक एज होगा, एक किनारा होगा, और मान लो इसको वो राउंड शेप मान रहा है, तब तो हमारे पास एक भी नहीं होगा। तो ये 3-4 चीजें हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को आपको याद रखना है, दिमाग पे बिठाना है। कोई भी चीज आपसे एक नंबर के लिए गलती नहीं होना चाहिए, घर जाकर पछतावा ना हो दोस्तों कि यार मैंने वहां पर गलती कर दिया, मैंने सही से पढ़ा नहीं। इसलिए मैं एक एक चीज को मैं यहाँ पर डिटेल में बता रहा हूँ, और आपको हर एक चीज का PDF मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप में, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप करना, मिल जाएगा आपको। शंकु के आयतन का क्या होता है हम देखेंगे, आयतन का फार्मूला। तो दोस्तों ये जो आयतन का फार्मूला लिया गया है, कहाँ से लिया गया है मैं बता रहा हूँ कि ये हमने एक बेलन देखे, और इस बेलन की त्रिज्या मैंने कहा R है, और एक शंकु ले लिया मैंने, और शंकु की त्रिज्या भी R है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि दोनों की त्रिज्या सेम है, और इसके यदि हाइट h है, और मैं चाहता हूं कि इसके भी हाइट h हो जाए, तब के केस की बात है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि बेलन और शंकु की त्रिज्या समान हो और हाइट भी समान हो, उस केस में मैं ये कह सकता हूं कि शंकु के 3 शंकु नाप कर यदि मैं बेलन में डालूंगा, तब जाके बेलन कंप्लीटली भर जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये शंकु का 1/3 भाग है, सॉरी, बेलन का 1/3 क्या होता है, शंकु होता है। तभी तो मुझे 3 शंकु लगा इस बेलन को भरने में, आया समझ में। तो इसलिए कुछ किया नहीं गया, यहाँ पर बेलन के जो फार्मूला था उसमें 1/3 से क्या कर दिया है, यहाँ पर गुणा कर दिया गया है, और कुछ नहीं। क्लियर है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें तो वक्र पृष्ठ में हमको तली को छोड़ देना है, बाकी को देखेंगे तो आपके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो πr/l होता है दोस्तों। यदि मैं शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करूं, मतलब तली को शामिल किया गया है, πr/l होगा। और त्रियक ऊंचाई क्या होता है, मैं बहुत समय से बार बार आपके लिए l शब्द यूज कर रहा हूं। ये जो l होता है किसी भी शंकु में, याद रखना, ये हमारे पास एक शंकु है जिसकी अपनी हाइट तो ये होगा ना भाई h, ये आपके पास त्रिज्या है r, तो ये जो डायमेंशन होगा आपके लिए ये वाला पार्ट, इसकी यदि बात करें तो ये हमारे लिए क्या होता है, त्रियक ऊंचाई, जिसको हम L कहते हैं। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है। अब शेप को मत देखो, केवल इस आकृति को देखना है आपको। तो आप कहोगे समकोण बन रहा है, और समकोण में कर्ण ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग और अंडर रूट में आता है। तो इसीलिए यहाँ पर त्रियक ऊंचाई का फार्मूला क्या लिखा गया, √r² प्लस h² के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। इन सब फार्मूलों को एकदम रट के बैठना है ना, रट ही लेना है, क्योंकि एग्जाम में यही सब पूछने वाला है आपसे। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, ये गोला, स्फेरिकल, स्फेयर या स्फेरिकल बोलते हैं इसको, ध्यान समझना। यदि एक गोला है, जैसे गेंद, जानते हो ना गेंद क्या होता है, ठीक है भाई, गेंद है। यदि मैं गोले की बात करूं, गोला की, तो गोला में फलक की बात करें तो आपके जितने भी आप गेंद होते हैं जिसको एक ही फलक के रूप में मानेंगे, है ना। हालांकि वो थोड़ा सा आपके पास राउंड वाला है ना, कर्व फॉर्म वाला है, लेकिन है तो सही। तो इसको गोला में एक फलक मान सकते हैं, यदि माने तब, और नहीं मानेगा तो 0 होगा। इसलिए यहाँ पर इसको बोला गया है वन कर्व्ड सरफेस करके। क्या लिखा गया है, वन कर्व्ड सरफेस, राउंडिंग वाला फेसेस है इसका। मान लो राउंडिंग वाला फेसेस ना ले, उस केस में फेसेस 0 होगा। यदि मैं एज की बात करूं, किनारा, तो किसी गेंद में आपको किनारा तो नहीं दिखाई देगा दोस्तों, इसलिए गोला में कोनों की संख्या 0 होता है, इतना याद रखना। गोला में किनारा कितने होते हैं, तो किनारा भी यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है। इन डेटाओं को एकदम रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। क्लियर है। आपको PDF मिल जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेंशन ना ले। गोला के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 πr³ जो होगा, ये हमारे पास गोला का आयतन का फार्मूला होगा। और गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें तो 4πr² होता है। याद रखना, कभी भी गोला में गोला का वक्र पृष्ठ नहीं होता, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
नहीं होता कभी भी, है ना। हमेशा क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसके तली और छत को कहाँ से उड़ाओगे आप, उड़ा पाओगे? होता है क्या आपको लगता है? नहीं होता ना भाई, इसलिए ऐसा नहीं होता। क्लियर है। यदि मैं बात करूं अर्धगोला की, हेमिस्फेयर की बात करूं, है ना, वहां पर लिखाने में गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर स्फेरिकल कंप्लीट नहीं लिखा पाया है। यदि हम बात करें कि अर्धगोला में फलक, अब हम कहेंगे कि भाई सतह, अब जैसे हमने देखी इससे पहले कि यदि हम बात करें गोला में, तो गोला में भी आपको एक कर्व्ड सरफेस मिला था, फलक एक मिला था, है ना। लेकिन मान लो मैं इसको जीरो भी मानता हूं, क्योंकि लिया तो लिया, ठीक है, ले लिया तो एक, नहीं तो ये क्या होगा, जीरो, इसको सरफेस तो नहीं मानेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ के देखें तो यहां पर मैं कह सकता हूं अर्धगोला में एक चीज तो मैं कह सकता हूं कि अर्धगोला में फलक, एक फलक होता है। कौन से भाई? ये वाला जो फेसेस होगा आपके पास, ये पूरा आपके पास एक फलक या एक सतह होगा, और ये आपके पास राउंडेड वाला होगा। तो एक फेस होता है और एक कर्व्ड सरफेस होता है, इतना याद रखना। क्लियर है। फेस तो एक ही होगा, और एक क्या होगा आपके लिए, कर्व वाला जो होगा ना आपके पास, राउंडिंग वाला, वो सरफेस भी आपको दिखाई देता है। एज की बात करें तो ये एक एज तो होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक एज होता है। यदि कोने की बात करें तो कोनों की संख्या इसमें 0 होता है दोस्तों। तो इतने डेटा आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड है हर एक चीज, है ना। अब हम बात करेंगे उन डेटाओं की जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी 2024 से 2025 तक के जो एग्जाम हुए, उन एग्जामों में जो जो सवाल पूछा गया है, उन सवालों को आज की क्लास में हम देखते हैं। और ये क्लास कंटिन्यू चलते रहेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो ये कुछ आपके पास अर्धगोला का आयतन का फार्मूला 2/3 पाई आर का क्यूब होता है, और अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर का स्क्वायर होता है। इतने फार्मूला को लिख लेना कॉपी में कहीं पर। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, ये हॉस्टल वार्डन में पूछा गया सवाल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित त्रिविमीय आकृति को उनके किनारों की संख्या के आधार पर क्रम में क्या करना है, बढ़ते क्रम में, है ना। ये बोला गया है असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, बढ़ाना है, बढ़ते क्रम में। ठीक है भाई, बढ़ते हुए क्रम में आपको बढ़ाना है। तो आप कहोगे कि भाई किसके आधार पर, किनारों की संख्या के आधार पर बोला है। क्या बोला गया है, किनारों की संख्या। अब आपको पता है कि आपके पास एक, या तो आप क्या कहोगे, घन में टोटल कितने किनारा होता है, तो मैंने कहा 12 किनारा होता है। यदि मैं बात करूं गोले में, तो गोला में तो 0 किनारा होता है। यदि मैं बेलन की बात करूं तो बेलन में मूल रूप से ये एक किनारा और ये 2 किनारा होता है भाई। चलो, आपके पास शंकु की बात करें तो हम केवल इसमें एक किनारा देखेंगे, और सबसे ज्यादा इसमें देखें, ये क्या है आपके पास, कोई तो आकृति हमारे पास है, ये भी 3D में है, ठीक है। अब 3D में है तो ये एक किनारा ये हो जाएगा, ये 2 किनारा, ये 3 और ये 4, ये 5 किनारा, ये 6 किनारा और ये 7 किनारे, ये 8 किनारा, 9 किनारा, ये 10 किनारा, 10 ही किनारा दिखाई दे रहा है। क्या पीछे में और कोई किनारा है? ठीक है, यही होगा, 10 किनारा होगा, है ना। कितने किनारा दिखाई दे रहा है, 10। अब यदि हम मान लो यहाँ पर अरेंज करेंगे इस सवाल का, हमको तो बढ़ते क्रम में बताना है। बढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटा वाला जिसमें कम किनारा होगा उसको पहला रखेंगे। तो पहले में आ जाएगा बी भाई, कहां पर है बी सबसे पहले, ठीक। और ये है 2 है आपके पास, है ना। बी के बाद आ गया होगा 1 है, 0 के बाद 1, तो 1 के बाद कौन है, ई चलो यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ठीक। ई के बाद आना चाहिए डी, डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर भी है। डी के बाद आना चाहिए सी यहाँ पर है, यहाँ पर भी आपके पास सी है। और सबसे पहले आना चाहिए लास्ट में ए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, और निश्चिंत रहिए आप, आपको हर एक सवाल तगड़ा मिलेगा, है ना। बता रहा हूँ ना कि व्यापम भी कॉपी करेगा तो हमारे सवाल को ही कॉपी करेगा, एक नंबर नहीं कटेगा। 40 में 40 नंबर तो ये मान लो फिक्स है भाई, फिक्स है। मैं कुछ बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी पढ़ा रहे हैं लोग यहाँ पर। तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा ठोस है बोला गया है। ठोस कहने का मतलब, वैसे तो ठोस बहुत सारी चीज हो सकता है, जहां तक ठोस की बात है। क्या घन, तो घन भाई आपके पास 3D में होता है। जैसे आपके पास क्यूब, बचपन में क्यूब खेले होंगे, तो ये मैं कह सकता हूँ कि एक ठोस है, ठीक है, ये सॉलिड है। बेलन की बात करें, आज तक तो हम खोखला बेलन देखे नहीं, है ना। होता भी है खोखला बेलन, लेकिन ये भी हमारे लिए क्या है, ठोस है। इसको तो भी हम मान सकते हैं कि भाई ठोस ही है। गोली छल्ला, अब यहाँ पर हमारे पास ए और बी, क्या हम यहीं पर रुक जाए, गोली छल्ला
तो क्या वो ठोस नहीं होगा, है ना। यदि ठोस है तो उस हिसाब से आपके सभी के सभी सही हो सकता है। यदि हम जात की बात करें, खोखला बेलन की बात करें तो बीच से तो खाली होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको तो नहीं लेंगे हम, क्योंकि बीच से क्या है, खाली है। मानते हैं ठोस मतलब ऐसा तो हर एक आकृति ठोस होगा, है ना। आप खुद सोच कर देखो, ऐसा कोई पानी टाइप का थोड़ी रहेगा भाई, या कोई पत्ता टाइप का थोड़ी रहेगा, कोई आकृति ऐसे छूते पिचक जाएगा, है ना। उसमें भी कुछ ना कुछ तो ठोस रहेगा, ठोसपन। तो हम मेन रूप से ठोस जो पूरी तरह से कंप्लीट रूप से भरा हो, इन दोनों आकृति को कहेंगे। ना तो खोखले बेलन आपके पास बीच से पूरा भरा हुआ है, और ना ही आपके पास गोली छल्ला पूरी तरीके से भरा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, केवल घन और बेलन। तो करेक्ट आंसर केवल ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण दिए है, सही विकल्प का चयन करके आपको बताना है। किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन क्या समान होता है, यह आपका सवाल है, आरक्षक में पूछा गया सवाल था ये। भाई किसी भी आयाम के लिए घन और, है ना, यहाँ पर अंग्रेजी में पढ़ लो, क्यूब एंड क्यूबोइड हैव द सेम वैल्यू फॉर एनी डायमेंशन। भाई किसी भी आयाम के लिए कैसे हो सकता है, मैं ही आपसे पूछना चाहता हूँ। यदि मान लो ये सवाल है मेरे पास, मैंने कहा चलो एक घन है, यदि मैं घन की बात करूं, घन में मैंने एक भुजा लिख दिया, घन की मान लेते हैं ए का मान 6 सेंटीमीटर है, और एक मैंने घनाभ लिख दिया, और घनाभ, ठीक है, और घनाभ में मैंने लिख दिया लंबाई दे दिया 6, चौड़ाई दे दिया इसका 8, और ऊंचाई दे दिया भाई चलो मैंने 4। अब मैं आपसे कहूं कि इसका आयतन कितना हो गया, तो आप कहोगे 6 गुणा 6 गुणा 6, क्योंकि इसका आयतन का फार्मूला ए क्यूब होता है। तो आप कहोगे 6 का क्यूब कितना होता है, 216। यदि मैं दूसरे और बेलन का देखना चाहूं तो उसका लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। तब आप कहोगे 6 गुणा 8 गुणा 4, अब आप कहोगे 8 चौक 32, या 6 8 48, 48 दूनी 96, और 96 दूनी होता है आपके पास 192। ठीक है, तो कितना आया, 192 आ रहा है भाई। हमारे पास 216 आना चाहिए, 192 क्यों आया, है ना। हाँ, कुछ एक के लिए हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, मैं मानता हूं कुछ के लिए पॉसिबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एनी डायमेंशन बोला है, कोई भी डायमेंशन के लिए बराबर होता है। तो भाई कोई भी डायमेंशन के लिए बराबर कैसे हो सकता है, तो मैं कहूंगा कि ये जो मेरा कथन है ये गलत है। मेरा कथन जो है दोस्तों ये एकदम गलत है, इसमें कोई सार नहीं है। घन का क्षेत्रफल, भाई घन का क्षेत्रफल नहीं होगा, ये घन का आयतन होगा। कहां पर है, यहाँ पर दिया गया है, एरिया ऑफ द क्यूब विच साइड इज ए क्यूब, है ना। क्या लगता है कि कभी साइड में आपके पास एरिया में ए का क्यूब कहाँ आएगा, ये तो घन के आयतन का फार्मूला है। किसका है, घन के आयतन का फार्मूला है। तो ये कारण भी मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि भाई कथन और कारण दोनों गलत है, यहाँ पर कथन और कारण दोनों गलत है। यहाँ पर कहीं है नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, गड़बड़ लिखा है, यहाँ पर ई आना चीज का करेक्ट आंसर, है ना। दोनों गलत है, दोनों गलत है। व्यापम कुछ भी ले, हमें उससे क्या है ना, जो वास्तविक है उसी चीज को हम बता रहे हैं और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट सवाल गजब का सवाल है आपके लिए। निम्न ज्यामितीय आकृतियों को उनके फलक की संख्या से जोड़ी बनाइए बोला गया है। अभी आपको मैं फलकों के बारे में बताऊं, वही चीज पूछ लिया गया कि भाई बेलन में कितने फलक होते हैं। मैंने बताया था कि जो आपके पास बेलन होता है, इस बेलन में कितने फलक होंगे या सतह। तो मैंने कहा भाई एक सतह ये एक होगा, ये 2 सतह, और ये कर्ड वाले को लेता है तो 3 सतह। टोटल कितने सतह होने चाहिए इसके, 3 सतह। यदि मैं घन की बात करूं तो घन में तो एकदम फिक्स है, इसमें आपके कोई दो मत वाली बात नहीं है कि इसमें कितने सतह है, 1 2 3, और 3 दिखाई नहीं दे रहा है, छुपा है, तो 3 और 3 6। शंकु की बात करें तो शंकु में दोस्तों हम देख पाएंगे कि ये शंकु तो नीचे वाला 1 और ये कर्ड वाला हो जाएगा 2, तो इसमें टोटल 2 होगा। और गोला की बात करें तो गोला में पूरा एक ही आपके पास कर्ड वाला फॉर्म रहता है, इसलिए 1। अब आप देख लो आपके पास डी का हो जाएगा पहला, कहीं पर है भाई डी का पहला, डी का पहला यहाँ पर, डी का पहला यहाँ पर, डी का पहला, हमारे पास ऑप्शन ए जो होगा दोस्तों कट जाएगा। फिर बोला गया है ए का मिलान कर लेते हैं ना, ए का होगा भी हमारे पास बेलन का 3, ए का तीसरा, ए का तीसरा केवल यहीं पर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी होगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज भी समझ में बिल्कुल निश्चिंत रहो दोस्तों, बहुत मजा आएगा, हर एक चीज में एकदम क्लियरली बताने वाला हूँ। निम्नलिखित सही विकल्पों का कौन सा संयोजन त्रिविमी आकृति
को दर्शाता है बोला गया है। त्रिभुज क्या ट्रायंगल त्रिविमीय आकृति में? नहीं। यदि ये ट्रायंगल त्रिविमीय आकृति में हम वो रखें तो ये पिरामिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पिरामिड, है ना, जो हमको दूर से त्रिभुजाकार तो नजर आ सकता है लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको तो पहले काट देंगे। हम अभी देखें कि एक प्रिज्म, प्रिज्म जो होता है ये 3D में होता है दोस्तों। जैसे आपके पास पिरामिड है ना, पिरामिड जो होता है ये आपके पास, देखो ना भाई पिरामिड को, पिरामिड जो होता है ये हमारे पास 3D आकृति होता है। इसमें लंबाई कुछ तो हम देखते हैं, उसकी मोटाई भी अलग से देख लेते हैं। तो क्या होता है, प्रिज्म भी हमारे पास 3D है, घनाभ भी है और साथ में गोला भी है। तो क्या क्या है, के, एल और एम, ये तीनों के तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर मिलान करके आपको बताना था। यहाँ पर डाटा को हटा दीजिएगा, है ना। आपको फार्मूला भी पूछा जा सकता है क्योंकि बार बार उसने पूछा है। यहाँ तक कि जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें ट्रिग्नोमेट्री तक के फार्मूला को पूछ दिया है। कभी व्यापम ने शामिल नहीं किया था ट्रिग्नोमेट्री को, ये एसएससी रेलवे का डिजाइन सवाल था। लेकिन उसने क्या किया है, इस बार भी आपको हाइट डिस्टेंस करके ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस शामिल कर दिया है। तो यहाँ से भी आपको, है ना, दूर नहीं रहना है। मेरी बात को मानो, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हर चीज को क्या कर रहा हूँ, डील करा रहा हूँ। तो आपको आयतन के फार्मूला भी पता होने चाहिए दोस्तों। हमारा एक नंबर नहीं करना चाहिए। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है। शंकु के आयतन का फार्मूला तो भाई बेलन का 1/3 होता है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोला के आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोला का क्या होता है, तो 2/3 पाई आर का क्यूब। अब कौन सा संयोजन सही है, तो मैंने कहा के का होना चाहिए भाई आपके पास तीसरा। यहाँ पर के का तीसरा है, यहाँ पर के का पहला गलत, के का चौथा गलत, के का तीसरा यहाँ पर भी है। फिर शंकु का मतलब एल का चौथा, एल का चौथा यहाँ पर है, एल का पहला है, तो ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो पहला होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, निम्न में से सही कथन को चुनकर आपको बताना था। बेलन में कुल 3 सतह होता है। हमने देखे कि बेलन में 3 सतह होता है। अभी मैं आपको कुछ देर पहले बताया था कि कौन कौन से सतह। ये होता है हमारे पास बेलन, ये उसका सतह होता है, ये भी सतह होता है, और एक कर्ड वाला, ये है ना घुमावदारी सही, लेकिन ये भी हमारे लिए क्या होता है, सतह होता है। क्लियर दोस्तों? तो 3 सतह एकदम करेक्ट है, ये तो हमारे पास सही है। बेलन में कुल किनारा 2 है। यदि वो मान लो किनारा के रूप में ले रहा तो ये 1 किनारा बनेगा और ये 2 किनारा बनेगा, तो ये भी हमारे पास क्या है, एकदम करेक्ट है। बेलन में कुल कोनों की संख्या 1 है। यहाँ पर तो कोई कोना ही नहीं होता भाई, कहाँ से देख लिया आपने कोना, है ना। राउंड से कोना कैसे हो सकता है, इसलिए हमारे ये वाला जो होगा ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर गलत हो जाएगा। किसी भी विमा के लिए बेलन और शंकु का आयतन बराबर होता है, तो किसी भी विमा के लिए नहीं होता, है ना। हम देखें किसी भी विमा के लिए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, के और एल केवल। तो के और एल, ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कल से मैं बेहतरीन सवालों के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। क्लियर है दोस्तों? और जिसको भी पीडीएफ चाहिए इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। ठीक है, इस नंबर पर, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।